मैं यूनिवर्सिटी आ रहा था तो गार्ड ने रोक के मुझे कहा इंडिया चांद पे चला गया, आप लोग क्या कर रहे हैं हमें चांद पे भेजने के लिए। ये वो क्वेश्चन था दैट स्ट्रक मी रियली बैडली। अच्छा 1960s में जब हमने लॉन्च किया था रेबर रॉकेट, इंडिया बहुत हैरान था। इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं थी। इंडिया का नेशनल स्पेस एजेंसी जो है इसरो, पाकिस्तान की सुपार्को के बाद वजूद में आई, बट वो एक स्टीप डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। वो क्यों आया? जो आज हमने अचीव किया है IQ कमर की सूरत में, वो इंडिया हमसे कितने साल पहले अचीव कर चुका है। 16 ईयर्स पहले ये अचीव कर चुका है। वो उन्होंने लॉन्च भी खुद किया था। लॉन्च भी उन्होंने किया था। कुछ लोग अभी डिजिटल मीडिया पे कंपैरिजन भी कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं बनता, किसी भी लिहाज से नहीं बनता। चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा फिनोमेना था। चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद चाइना का मिशन जो है वो लैंडर मिशन है। हम लैंड नहीं कर रहे, हमारा ऑर्बिटल मिशन है, वो हमारे से तस्वीरें लेगा। पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हुए हैं इसमें? एप्सको ने पाकिस्तान को स्पॉन्सर किया है। इसको यहाँ से लॉन्च क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन इस वक्त 6 सैटेलाइट्स हैं अर्थ के ऑर्बिट में। इंडियन सैटेलाइट्स जिनका काउंट अराउंड 124 है। 2021-2022 के इनके बजट के मुताबिक अराउंड 1.1 बिलियन डॉलर्स का इंडिया का एक्सपेंडिचर है जस्ट स्पेस प्रोग्राम के लिए। हमारा स्पेस प्रोग्राम के लिए कोई बजट अनाउंस नहीं है। काश कि ऐसा होता है कि हम खुद से ये सैटेलाइट पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से लॉन्च करते। वो मेड इन पाकिस्तान का जो टैग होता और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ होता, प्राउड मोमेंट होती। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के सफ़र पर रवाना हो गया है। लास्ट ईयर हमारे पड़ोसी इंडिया ने भी अपना मिशन चंद्रयान 3 चांद पर भेजा था। इंडिया ने जो मिशन भेजा और जो पाकिस्तान ने अब मिशन भेजा है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और क्या पाकिस्तान ने जो मिशन भेजा है, क्या ये वाकई पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी है? आज हम इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफसार अहमद साहब, जो एरोस्पेस इंजीनियर हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेक्चरार भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेलकम टू अवतार। थैंक यू। ये जो हमने चांद पर मिशन भेजा है IQ कमर, ठीक है, ये मुझे बताएं कि ये क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, ये मिशन जो है वो एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जो चाइना से बेसिकली ऑपरेट होता है, और इसके लिंक्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के साथ भी हैं। और एप्सको, इन एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एप्सको हर साल 2 साल बाद अपने प्रोजेक्ट्स ओपन करता है, जिसमें वो मेंबर कंट्रीज़ जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट करता है कि आप एप्लीकेशंस जमा कराएं, और अगर आपका प्रपोजल इंटरेस्टिंग होगा। एग्जैक्टली आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द काउंट कितने हैं, बट इसमें हमारे टर्की भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, इंडोनेशिया भी है, पेरू भी है। ये हर साल 2 साल बाद जो है वो प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर रहा होता है, और उससे पहले ये अनाउंस करता है कि हम प्रपोजल दे रहे हैं, और ये वाया नेशनल स्पेस एजेंसी अनाउंस करते हैं। जिस तरह से हमारी सुपार्को है, तो सुपार्को के थ्रू जो है वो अनाउंस करते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ को सुपार्को नोटिफाई करता है कि अब एक कंपटीशन या एक ग्रांट ओपन होने जा रहा है एप्सको वाया एप्सको, और आपने इसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप स्टूडेंट्स की टीम और उसके साथ एक सुपरवाइज़र भी अटैच होगा जो पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ करेगा। तो आप सजेस्ट करें और आप अपनी टीम रजिस्टर करें, आप अपना इंस्टीट्यूट रजिस्टर करें। तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसने IQ कमर अभी बनाया है, डिज़ाइन एंड डेवलप किया है, इन्होंने भी प्रपोज़ल जमा करवाया था, और इनका प्रपोज़ल फॉर्चुनेटली एंड यस दिस इज़ समथिंग आई वुड से कि पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है, क्योंकि आपने टर्की को बीट किया, आपने ईरान को भी बीट किया, आपने बांग्लादेश को भी बीट किया, आपने इंडोनेशिया को भी बीट किया, तो आपने डिफरेंट कंट्रीज़ को बीट किया। आपका प्रपोज़ल बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो चाइना ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया, और चाइना ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करके आपको कहा कि गो अहेड दिया कि अब आप इस पे काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग आई वुड से a distinguished achievement for those students who have worked on it, for the faculty members who have put their all the efforts, days and nights of efforts into getting this completed. और इसका हमें जो फ़ायदा होगा उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 months to 6 months तक का फ़ायदा होगा। और क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये है कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, क्योंकि ऑर्बिटल मिशन है ये, और ऑर्बिट कर रहा होगा चांद के गिर्द, तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ईज़िली कैप्चर कर सकता है, और उन इमेजेस को फिर हम एनालाइज करके और
एनालाइज करके काफ़ी सारी चीज़ें हम रिसर्च पर्पस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम किन एरियाज़ में रिसर्च करें। लेट्स से कि वो ल्यूनर सरफेस को भी एक्सप्लोर कर सकता है। जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजेगा उससे हम ल्यूनर सरफेस असेस कर सकते हैं कि किस तरह की सरफेस है। दूसरा इसकी वॉल्केनिक एक्टिविटी को भी वो मॉनिटर कर सकता है कि किस तरह से चाँद की वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, वेरी कर रही है। फिर पॉसिबल साइट्स, क्योंकि चाँद पे रफ़ टेरेन्स बहुत ज़्यादा हैं, क्रेटर्स हैं और वैलीज़ हैं, तो इन सब को अगर सामने रखें तो हमें चाँद पे लैंडिंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट साइट्स नज़र आती हैं। तो ये मिशन हमें इसमें भी हेल्प आउट कर सकता है कि हम कौन सी पोटेंशियल साइट जो हमारे लिए ज़्यादा सेफ़ है, जहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं, उनके इमेजेस प्रोवाइड करें, हम उसको एनालाइज़ करें और आइडेंटिफाई करें कि हम फ्यूचर मिशंस के लिए हम इन लैंडिंग साइट्स को ज़्यादा सेफ़ कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर साइट्स। तो इसमें भी हेल्प कर सकता है हमें। अच्छा, जो चाइना का मिशन है उसका क्या टारगेट है? उसको चाँद के ऊपर लैंड करना है, उसके सरफेस पर लैंड करना है, या वो भी एक सैटेलाइट ही है, उसको चाँद के गिर्द चक्कर लगाने और इमेजेस लेने? चाइना का मिशन क्या है? चाइना का मिशन तो बेसिकली चाँद को स्टडी करना है, लेकिन चाइना का मिशन जो है वो लैंडर मिशन है। वहाँ ठीक पे है। वो लैंड करेंगे चाँद के और ऊपर। चाँद के ऊपर लैंड करेंगे। और हम लैंड नहीं करेंगे। हम लैंड नहीं कर रहे, हम जो है वो सिर्फ हमारा ऑर्बिटल मिशन, हमारी जो सैटेलाइट है वो उनके साथ जा रही है, मगर वो चाँद पर लैंड नहीं वो करेगी। चाँद पर लैंड वो नहीं कर रही। ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी चाँद के गिर्द। यस, वो ठीक है। चाँद के गिर्द चक्कर लगाएगी और चाइना का चैंगी जो मिशन है वो एक्चुअली लैंड करेगा और हमारा जो वहाँ से मिशन है वो तस्वीरें लेगा। वो हमारा से तस्वीरें लेगा। और लैंडर जो चाइना का लैंडर है वो लैंड करके वहाँ से सॉइल कलेक्शन करेगा। अच्छा, दिस टाइम अराउंड लास्ट टाइम उन्होंने जो चैंगी 5 भेजा था उसकी डिफरेंट लोकेशन थी और उसने 1.7 चैंगी 5 ने 1.7 केजी की सॉइल कलेक्शन की थी, 1700 ग्राम्स, विच इज़ जब लास्ट टाइम चाइना ने लास्ट टाइम भेजा था। चैंगी 5 मिशन में। और वो कुछ 2 फीट के नीचे से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए थे। बट दिस टाइम अराउंड उन्होंने एक डिफरेंट साइट चूज़ की है, कम्प्लीटली डिफरेंट साइट, विच इज़ द साउथ वेस्टर्न नियर साइड वो कहलाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में, चाँद के साउदर्न हेमिस्फीयर में ये एग्जिस्ट करती है। और वहाँ से अब इन्होंने सैंपल कलेक्ट करना है और दिस टाइम इनका सैंपल जो है वो अराउंड आई गेस 4 केजी के अराउंड उन्होंने सैंपल कलेक्ट करना है, इफ़ आई एम रिकॉलिंग इट राइट। 4 केजी के अराउंड 4000 ग्राम्स के अराउंड या 2000 समथिंग लाइक दैट। तो इतना सैंपल सॉइल का कलेक्ट करके लेकर आना है और फिर उसको एवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि स्टडी करने के लिए चाँद में बहुत कुछ है। आप मिनरल्स स्टडी कर सकते हैं और कौन कौन से मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, आप वो स्टडी कर सकते हैं। क्या आइस वाटर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो सॉइल कलेक्शन है ये बहुत सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर सकती है। और ये चाइना का जो मिशन है ये वाला, ये कितने महीनों में पूरा हो जाएगा? आपने तो हमारे वाला तो बता दिया 3 महीने के लिए। ये 53 डेज़ का मिशन है इनका। चाइना का। 53 डेज़ का मिशन है, ये शॉर्ट लिव्ड मिशन है इनका। ठीक है, ठीक है। तो ये 53 डेज़ में जो है वो वापसी के लिए आ जाएगा। ठीक है। और हमारी जो 3 महीने के लिए जाएगी वो फिर ऑर्बिट में वहीं पर उसको रिप्लेस किया जाएगा या वो इसको डिस्ट्रॉय हो रिप्लेस जाएगी? नहीं करेंगे। बेसिकली चाँद जो रेडिएशंस हैं मून के अराउंड, वो रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अर्थ। और उन रेडिएशंस की वजह से आपकी जो, क्योंकि सैटेलाइट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, वो पूरा 7 केजी का जो है वो बॉक्स है और रेडिएशंस उसको अफेक्ट करती हैं। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता डैके होता रहता है। उसकी तो बैटरीज वगैरह। उसकी बैटरीज जो है वो डैके होती हैं, उसका वायरिंग सिस्टम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वो डैके होती हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये जो वहीं ये destroy हो हमारा जाएगा? सर्टेन मिशन है, ये 3 से 6 महीने तक जो है वो ऑर्बिट में रहेगा। जितना डेटा कलेक्ट कर सकता है वो डेटा कलेक्ट करके हमें ऑन ग्राउंड इस्लामाबाद हमें सेंड करेगा वाया टेलीमेट्री। और उसके बाद ये डी ऑर्बिट हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा नो वन नोज़। ये चाँद पे जाके क्रैश भी कर सकता है। ये डीप स्पेस में जो है वो इट कुड गो लॉस्ट इन द वास्टनेस ऑफ द स्पेस, कहीं भी जा सकता है। चाइना वाला जो है वो वापस आ जाएगा। चाइना वाला वापस आएगा, यस। अच्छा अफसार भाई, एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। पहले भी हम माजी में नाम सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई सैटेलाइट है पाक सेट एशिया के नाम से या पाक सेट 1 के नाम से, आप करेक्ट कीजिएगा। तो
तो इसे हम फिर पहली क्यों कह रहे हैं? एक सैटेलाइट तो हमारी एक ऑलरेडी है जिसको पाकसैट कहते हैं, उसमें और फिर इसमें क्या फ़र्क होगा? पाकसैट जो सैटेलाइट है वो बेसिकली अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट है। वो अच्छा। हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रही है, अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रही है। ठीक है। लेकिन ये आईक्यूब कमर एक्चुअली मून के गिर्द ऑर्बिट करेगा। तो इस वजह से ये मून के गिर्द ऑर्बिट करने वाली पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट है। और बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये सैटेलाइट मून ऑर्बिटल मिशंस जो है वो सेंड किए हैं सक्सेसफुली। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़, आई गेस 6th और 7th कंट्री है पाकिस्तान जिसने ये मून ऑर्बिटल मिशन सेंड किया है। बट आई वुड से कि मून ऑर्बिटल मिशन हमारी एक अचीवमेंट है, यस वी कैन नॉट डिनाई दिस, बट रियल अचीवमेंट, और मैं ये बार बार ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इस पर डिस्कशंस काफ़ी हुई हैं, एंड वी ऑल हैव बिल्ड अ कंसेंसस के काश कि ऐसा होता है कि हम खुद से ये सैटेलाइट अपने पाकिस्तान से इस्लामाबाद से लॉन्च करते, स्पेस लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज़ करते हुए जो मेड इन पाकिस्तान होता। तो वो मेड इन पाकिस्तान का जो टैग होता और उस पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ होता, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होती हमारे लिए। और बट करेंटली हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम चाइना की सपोर्ट से ये लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। कर दी है। चलें, अल्लाह करे कि इन फ्यूचर ये पॉसिबल हो सके। अच्छा, ये बताइएगा वो जो आपने कहा कि पाकसैट वाली जो हमारी सैटेलाइट है वो प्योरली कम्युनिकेशन के लिए है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये बेसिकली, और पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन इस वक्त 6 सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट में हैं, अर्थ के ऑर्बिट में हैं। ठीक है। इन कंट्रास्ट टू इंडियन सैटेलाइट्स जिनका काउंट अराउंड 124 है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो 6 सैटेलाइट्स हैं जो, और सारी चाइना से हमने लॉन्च की हैं। तो हमारा यहाँ पे कंपैरिजन इंडिया के साथ है भी नहीं, कहीं भी नहीं है ऑन एनी लेवल। अच्छा सर, इस सैटेलाइट मिशन में हमने ये लॉन्च जो है वो चाइना से किया है। अगर हम काम को डिवाइड करें तो इसमें चाइना ने इसमें कितना काम किया है और हमने कितना काम किया है? क्या चाइना ने सिर्फ लॉन्च किया है इसे, या उसने सैटेलाइट बनाने में भी हमारी मदद की है? पाकिस्तान में सैटेलाइट फॉर्चुनेटली, एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, कि सैटेलाइट पे काम करने वाली जो एक्सपर्टीज़ हैं वो माशाल्लाह अवेलेबल हैं हमारे पास। मतलब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है जो जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। डॉक्टर प्रोफेसर कमरुल इस्लाम एक बड़ा नाम है, और डॉक्टर रेहान आईएसटी के, और आईएसटी ने इससे पहले भी एक क्यूब सेट बना के पहले भी लॉन्च किया है। तो हमारे पास सैटेलाइट बनाने की एक्सपर्टीज़ हैं अवेलेबल, और इसके साथ साथ चाइना आपको ऑब्वियसली फीडबैक प्रोवाइड करता रहता है। जो एप्सको के आप प्रपोज़ल के लिए रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं वो बहुत टफ़ उसकी इवैल्यूएशन होती है, और उसमें फ़ीडबैक प्रोवाइड किया जाता है कि आप इन चीज़ों को ठीक करें, या इनमें अगर कहीं कोई एम्बिग्युइटी है तो इसको आप रिमूव करके इसको मज़ीद आप क्लैरिटी दें। तो चाइना में भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो ये कोलैबोरेशन था, और कोलैबोरेशन में ये डिफ़ाइन करना इस पॉइंट पे डिफ़िकल्ट है कि कितना चाइना ने इनपुट दिया इस पर्टिकुलरली सैटेलाइट को। पूरे अगर लॉन्च तो उन्होंने नहीं किया ना? लॉन्च तो उन्होंने किया, अगर पूरे अगर मिशन की बात करें तो इसमें तो जो लायंस शेयर था वो तो चाइना का था, क्योंकि लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से चाइना लॉन्च कर रहा है। एक्सपर्टीज़ और सपोर्ट जो है वो चाइना सैटेलाइट के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप लेना चाहें ठीक है, आप नहीं लेना चाहते, इन आई एम सेइंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट के ओपन है, आप उनसे वो पूछ सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, या आप अपना जो है ना प्रपोजल प्रोवाइड करें कि हम ये कर रहे हैं। चाइना का रॉकेट है जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो जा रहा है लेकर, लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन जस्ट उसमें 7 kg की सैटेलाइट की है, दैट्स इट। हमने वो सैटेलाइट उसमें पुट कर दिया, हमने बनाया, उसको पुट किया। ऑब्वियसली वो एक रिगरस आई थिंक पुट भी नहीं किया, शायद हमने वहाँ भेजा, पुट तो उन्होंने खुद किया होगा। उन्होंने खुद किया है, बिल्कुल। और इट इज़ द सेम थिंग मोर और लेस, लेकिन ये है कि उसको एक एक्सटेंसिव टेस्टिंग से जो है ना वो गुजारने में चाइना ने, ऑब्वियसली हमने यहाँ से बना के तो वहाँ डिलीवर कर दिया उनको, लेकिन उन्होंने भी उसको काफ़ी स्क्रूटनाइज किया। उन्होंने उसकी डिफरेंट टेस्टिंग्स की ऑन मैनी लेवल्स, एमसी टेस्टिंग्स होती हैं, वाइब्रेशन टेस्टिंग होती हैं बहुत सारी सैटेलाइट्स की। तो उन्होंने उसको रिगरसली टेस्ट किया, और फिर उसके बाद उसको पुट किया अपने रॉकेट में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लॉन्ग मार्च 5 जो इनका रॉकेट है, इसका सक्सेस रेशो भी बहुत अच्छा है। और लॉन्ग मार्च 5 जो रॉकेट अभी लेकर गया है इनका मिशन,
चेंगी 6 मिशन। लॉन्ग मार्च रॉकेट की जो कॉस्ट है वो अराउंड 70 मिलियन यूएस डॉलर्स की कॉस्ट इसकी आती है। एक दफ़ा लॉन्च करने पर इसकी 70 मिलियन यूएस डॉलर्स की कॉस्ट आती है। और जिसमें ऑब्वियसली ये कोई छोटी जर्नी नहीं है कि हम यहाँ से चाँद तक जा रहे हैं, तो वो 70 मिलियन डॉलर्स की है, वो आपको अगर टिकट मिल रहा है चाँद तक का, तो आई वुड से कि एक चाँद का टिकट है 70 मिलियन डॉलर्स का, जिसमें जो है ना वो पूरा पेलोड आपका लेकर जा रहा है, जिसमें सैटेलाइट इंक्लूडेड है, आपका लैंडर इंक्लूडेड है। तो 70 मिलियन डॉलर्स जो है ना वो अगर हम कंपैरिजन में रखें बहुत सारी चीज़ों के, लेट्स से पाकिस्तान की तो सर ये कुछ अफसार भाई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, 70 मिलियन डॉलर 70 मिलियन डॉलर्स इन अ ग्रेटर कितनी बड़ी रकम है? कॉन्टेक्स्ट इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब आईएमएफ का जो लोन मिलता है तो वो 3-4 बिलियन डॉलर्स विच इज़ लाइक 3000-4000 मिलियन डॉलर्स, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में 70 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो एक छोटा चंक है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। गिवन कि आप चाँद पे जा रहे हैं, तो चाँद पे जाना अभी सस्ता नहीं है, लेकिन ये है कि इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है इस रॉकेट की अगर कॉस्ट की बात करें। ठीक है, यानी कि 70 मिलियन डॉलर्स ये जो पूरी हमने इसको लॉन्च किया और चाँद तक पहुंचाया, इसमें 70 मिलियन डॉलर्स लगे होंगे। इसमें ये बताएं कि पाकिस्तान के कितने पैसे खर्च हुए हैं इसमें? पाकिस्तान के आई बिलीव के आई डू नॉट हैव सर्टेन फिगर्स, बट आई थिंक कि एप्सको ने पाकिस्तान को स्पॉन्सर किया है ये सारा। ये जो जितने आपकी डेवलपमेंट की कॉस्ट आई है ये एप्सको के थ्रू आपको मिली है। अच्छा, यानी बट कि जो सैटेलाइट हमने बनाई है इस जी पर भी हमारा कुछ खर्च नहीं हुआ? हमारी कॉस्ट नहीं है कोई, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है अच्छा, कि एप्सको ने जो है ना वो as good as I know, I'm not really sure about that part, but I think ऐसा ही है। वैसे अफसार भाई इस तरह की सैटेलाइट के ऊपर कॉस्ट आती कितनी है? ये जो हमने 7 केजी की आपने बताया कि हमने बनाई है, इसके ऊपर चलें अगर हमें फंडिंग भी हुई है तो इसके ऊपर हमारे पैसे नहीं लगे, चलें किसी और के लगें, तो कितना खर्च आता है तकरीबन? देखिए सैटेलाइट की कॉस्ट जो है वो तो मिशन ऑब्जेक्टिव से डिफाइन हो सकती है कि आपका मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप मिशन ऑब्जेक्टिव ये वाला है अगर? अगर ये वाला मिशन ऑब्जेक्टिव है तो आपकी सैटेलाइट की कॉस्ट की रेंज मैं दे सकता हूँ कि इस रेंज में हो सकती है, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि उन्होंने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें पुट की है। मैक्सिमम और मिनिमम बता दें आप। तकरीबन 1 लाख से 3 लाख का यूएस डॉलर्स की इसकी 100,000 to 300,000 यूएस डॉलर्स की इसकी कॉस्ट हो सकती है। तो जो कि समथिंग लाइक पाकिस्तानी अगर रुपीस में कन्वर्ट करें तो मैक्सिमम आपके तकरीबन 10 करोड़ तक बन सकते हैं पाकिस्तानी रुपए, 10 ठीक करोड़ है। पाकिस्तानी रुपए। तो सैटेलाइट जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बनाना, क्योंकि सैटेलाइट जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स का डब्बा होता है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं। और इसीलिए जब आपने पहले क्वेश्चन किया कि ये क्यों इतना 3 महीने तक रहेगा, तो मैंने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस में डेके हो जाती है रेडिएशंस की वजह से। तो पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स है बेसिकली, और उसके अंदर उसमें कैमरा भी पुट है, उसमें उसके प्रोपल्जन अगर सिस्टम उन्होंने पुट किया उसमें, तो प्रोपल्जन सिस्टम भी है उसमें, एक स्ट्रॉन्ग वायरिंग का पूरा नेटवर्क है उसमें, रेडियो लिंक भी है जो टेलीमेट्री वो सेंड करेगा। तो वो सारी चीज़ें उस छोटे से 7 केजी के बॉक्स में होती हैं। ठीक है, और यानी कि ये जो आप बजट बता रहे हैं 10 करोड़ रुपए भी, ये भी हमें फंड्स मिले होंगे डेफिनेटली, ये हमारे अपने खर्च नहीं हुए? आई थिंक सो, आई एम नॉट रियली श्योर ओके। अबाउट दैट पार्ट, बट आई थिंक कि ये फंड्स हमें मिले हैं क्योंकि हम लोग एप्सको का क्योंकि ये 2022 का मिशन है बेसिकली, जो इन्होंने एप्सको ने ओपन किया था और मेंबर कंट्रीज़ को इनवाइट किया था कि प्रपोजल जमा कराएं। 2023 में एप्सको ने जो मिशन ओपन किया उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी, और हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि जिसका भी मिशन एक्सेप्ट होगा उसको 100,000 यूएस डॉलर्स विच इज़ 1 लाख यूएस डॉलर्स। तो 1 लाख यूएस डॉलर्स का मतलब अगर डॉलर्स के रेट अगर हम देखें तो वो 2 करोड़ 78 लाख जो है ना वो आपके बनते हैं। तो वो ये आपको ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा एप्स को वो सेटेलाइट बनाने में। तो जो अब वो पाकिस्तान जीतता है, वो ईरान जीतता है, तो पाकिस्तान से 2 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, 2 यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जिसने आईक्यूब कॉमर अभी लॉन्च किया है, और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम 2 फेजेस इस वक्त सक्सेसफुली क्लियर कर चुके हैं। एक फ़ेज़ सक्सेसफुली क्लियर कर चुके हैं, सेकंड फ़ेज़ जो कि प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिपोर्ट सबमिशन थी, तो वो हमने अभी 3-4 दिन पहले ही एप्सको को सबमिट करवाई है। And we have worked really hard on that part, and I'm really happy, and I want to congratulate all the students of mine who have worked on this report.
अच्छा अफसार भाई, जब इस सैटेलाइट को हमने पाकिस्तान में बना लिया तो हमारे पास सलाहियत क्यों नहीं है कि मतलब हम इसको यहाँ से लॉन्च क्यों नहीं कर सकते? क्या इस ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इसलिए, या अभी हम इस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं? इसका रीज़न क्या है? इसकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं है। यस, इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें आपने वर्कआउट करना है, क्योंकि रॉकेट साइंस इज़ एग्जैक्टली व्हाट व्हाई वी कॉल इट रॉकेट साइंस। इतना नहीं आसान नहीं है, रॉकेट बनाना इतना आसान नहीं, नहीं है। अगर बजट बट चले, बजट का इशू ना भी हो, तो क्या हमारे हाँ, पास सलाहियत है हमारे कि हम इसको पास लॉन्च कर सलाहियत है, सकें? हमारे पास नहीं है। वी हैव टू गो इनटू द वी हैव टू डू सम रेट्रोस्पेक्शन। हम पास्ट में जाएं, देखें 1960s में पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा था। हमने एशिया में हम सेकंड कंट्री थे आई गेस जिसने रॉकेट लॉन्च किए थे, रेबर के नाम से जो हमने रॉकेट लॉन्च किए थे, जो अपर एटमॉस्फेयर की रिसर्च के लिए हमने लॉन्च किए थे। बट ऐसा क्या हुआ कि हमारा एकदम से डिक्लाइन हो गया, हम क्यों नहीं कर पाए? और अब हम हमारे पास सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट बेसिकली है वो क्यों नहीं है हमारे पास, कैपेबिलिटी क्यों नहीं है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो हमें बेसिक रीजंस जो नज़र आते हैं, और बहुत सारे रीजंस होंगे, बट लेट्स जस्ट डिस्कस ऑन द बेसिक्स। पाकिस्तान में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की जस्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्योर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ऑफर कर रही हैं। अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया में 70+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ऑफर कर रही हैं। पॉपुलेशन वाइज भी हम किसी प्रोपोर्शन में नहीं बैठते। अगर कोई ये आर्ग्यूमेंट दे कि इंडिया की पॉपुलेशन तो 1.2-1.3 बिलियन है और हमारी 240 मिलियन है, तो उसके उस हिसाब से भी हम इस किसी कंपैरिजन में नहीं बैठते। तो उसके हिसाब से तो शायद हमारी जो है वो 25 यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो ऑफर करती। अच्छा, एक और दूसरा जो पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है कि हम, और ये इसी से कनेक्टेड है, कि हमने अभी तक सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट है हमने अभी तक क्यों नहीं लॉन्च किया। उसका एक और एस्पेक्ट ये भी है, और जो मेरी नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एग्जिस्ट करता है हर जगह पे। इंडिया का इस वक्त तकरीबन पब्लिक प्राइवेट जो प्राइवेट एंटिटीज़ की अगर हमसे बात करें, जो प्राइवेट सेक्टर है, कंपनीज़ हैं इंडिया में जो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम कर रही हैं, अराउंड 250 के करीब कंपनीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। प्राइवेट 270s में आई गेस। और प्राइवेट सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, और जिसमें से 54 कंपनीज़ अलोन 2023 अलोन में स्टार्ट हुई हैं जस्ट। यानी पिछले साल जो है 54 कंपनीज़ जो है वो इंडिया में स्पेस से रिलेटेड स्टार्ट हुई हैं। हमारे यहाँ अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास कितनी कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को जो है वो फ्लरिश करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं या उनको सपोर्ट कितनी है किया वैसे? है। हमारे यहाँ जो है वो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एटलीस्ट कोई कंपनी, प्राइवेट एंटिटी नहीं है। अगर ड्रोन से रिलेटेड हम बात करें तो ड्रोन से रिलेटेड हमारी जो है वो स्पेस एरोस्पेस रिलेटेड कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं। बट मैं डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो इंडिया ने लास्ट ईयर चंद्रयान 3 भेजा था चाँद पर, ये इसके बारे में थोड़ा बताएँ कि क्या ये इंडिया ने खुद लॉन्च किया था? कुछ लोग अभी डिजिटल मीडिया पे, जो कि बनता नहीं है, कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि हमने ऑलमोस्ट वही अचीव कर लिया जो इंडिया ने अचीव किया। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये क्या है? वो क्या था और हमने क्या किया है? अच्छा, चंद्रयान 3 जो है वो लैंडर रोवर मिशन था बेसिकली। चंद्रयान 3 लैंडर रोवर मिशन था, और एक मतलब बड़ा उसको चाँद पर उतरना था चाँद पर और वहाँ उतरना से था। कलेक्शन करनी वहाँ थी। से कलेक्शन करनी थी चंद्रयान 3 को। और चंद्रयान 3 ने उतरने के बाद कलेक्शन किया उसने, बेसिकली उतरने के बाद जो है आफ्टर फ्यू डेज़ डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी थी। और साउदर्न पोल से, साउदर्न जो रीजन है चाँद का, वो उसका टेरेन बहुत रफ है, हार्श टेरेन है, तो वहाँ पे लैंडिंग डिफ़िकल्ट है। तो इसी वजह से इंडिया जब लैंड किया वहाँ पे चंद्रयान 3, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा ब्रैग भी किया कि हमने ये अचीव कर लिया, इससे पहले आज तक किसी ने अचीव नहीं किया। एंड आई थिंक द क्रेडिट रियली गोज़ टू देम कि उन्होंने वाकई ये सॉफ्ट लैंडिंग की और अचीव किया साउदर्न पोल पे लैंड करके। उससे 3-4-5 दिन पहले रशिया ने अटैम्प्ट लिया था, लेकिन रशिया का क्रैश हो गया था। तो एक अचीवमेंट है इंडिया की विच वी शुड एक्नॉलेज, आई पर्सनली थिंक। और इसका बजट भी चंद्रयान 3 का बहुत कम बजट था, अराउंड 73 मिलियन यूएस डॉलर्स का बजट था, और जो कि आई थिंक बहुत एक छोटा चंक है। अगर हम एक बड़े पिक्चर में देखें 73 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो बजट है बहुत बहुत कम है। आप 73 मिलियन यूएस डॉलर्स में
चांद पे लैंड कर रहे हैं। अच्छा, चांद पे लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 ने फ़ौरन ही डेटा ट्रांसमिशन भी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, ये लॉन्च और उन्होंने खुद किया था? ये लॉन्च इन्होंने खुद उनके पास किया ये था। टेक्नोलॉजी इनका अपनी सतीश है? धावन स्टेशन है जहाँ से उन्होंने लॉन्च किया था। इनके पास जो है पोलर एसएलवीज़ हैं जिससे ये जिसके रशिया थ्रू या अमेरिका की मदद से नहीं किया टोटली? बेसिकली सी हाउ इट वर्क्स इज़ कि कोई भी कंट्री अकेले से खुद से टेक्नोलॉजी जो है ना वो नहीं बनाता। कुछ ना कुछ नॉलेज शेयरिंग होती है। तो इंडिया ने जो अपने पोलर एसएलवीज़ पे जो काम किया है उसमें रशिया का कुछ ना कुछ सपोर्ट है उनको। बट स्टिल दे हैव डन समथिंग एंड कुछ ना कुछ किया है उन्होंने। और हमें भी करना चाहिए। अब हम कहीं से भी सपोर्ट लें, क्योंकि हम 1960s में नासा से सपोर्ट ले रहे थे जब हमने रेबर रॉकेट लॉन्च किए थे, तो हम आज क्यों नहीं ले सकते? तो वाई एग्जैक्टली ये चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। बट इंडिया का चंद्रयान 3 जो है ना, उसने जाती आफ्टर फ्यू डेज जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, उसने डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी थी। और उस डेटा ट्रांसमिशन में उसने कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर किए। पहले साइंटिस्ट का ये ख्याल था चंद्रयान 3 जब किया, उससे पहले ये था कि जो सरफेस टेम्परेचर है सदर्न रीजन का, वो अराउंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन चंद्रयान 3 ने जब डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट की आफ्टर फ्यू डेज ऑफ लैंडिंग, तो पता लगा कि वो तो टेम्परेचर इतना कम नहीं है। टेम्परेचर तो अराउंड 60 to 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा था जो चंद्रयान 3 ने शेयर किया यहाँ वहाँ से। ठीक है, यानी कि जो चंद्रयान 3 था वो लैंडिंग मिशन था उसका इंडिया का, और हमारा जो मिशन है ये सिर्फ सैटेलाइट मिशन ये है, सैटेलाइट मिशन है। ये लैंड यस, नहीं करेगा। यस, ये बेसिक यस, फ़र्क इन दोनों का ये हो गया। यस। और तो लैंडिंग मिशन था, आई एम सॉरी इंटरप्ट, लैंडिंग मिशन था और रोवर इसके साथ था। तो रोवर जो है ना वो सैंपल वगैरह जो भी सॉइल वगैरह है या जो भी टेरेन है उसको एक्सप्लोर कर रहा था, वो डेटा सेंड कर रहा था। मतलब लेकिन दोनों। सैंपल लेकर इसने वापस इंडिया नहीं आना था। अनलाइक अच्छा, चैंगी 6 मिशन जो अभी चाइना का गया है, ये सैंपल लेकर वापस आएगा, अर्थ पे आएगा। अच्छा। लेकिन चंद्रयान 3 सैंपल लेकर नहीं आया, वहीं सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। और वो जो एक्सप्लोरेशन कर रहा है उसका डेटा जो है वो रॉ डेटा भेजेगा, जिसको साइंटिस्ट जो है वो फिर एनालाइज करेंगे। ओके, यानी जो हमारे वाला है iCube कमर और चंद्रयान 3, इन दोनों का कोई कंपैरिजन किसी लिहाज से बनता ही नहीं है। किसी जो लिहाज से डिजिटल मीडिया पर जो लोग एक अलग से बहस कर रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं बनता, किसी किसी भी लिहाज से नहीं बनता। क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो लैंडिंग मिशन है और हमारा सैटेलाइट मिशन है। और चंद्रयान 3 खुद इंडिया ने अपनी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया। और चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा फिनोमेना था। मतलब इसने दुनिया में एक वेव खड़ी कर दी पूरी। और पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी वेव आई कि चंद्रयान 3 इंडिया चांद पे पहुंच गया। एंड मैंने अभी कल भी नरेट किया था कि मैं जब यूनिवर्सिटी से चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद हफ्ते बाद की बात है, मैं यूनिवर्सिटी आ रहा था, तो गेट पे एक गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड ने जब गेट ओपन किया, मैं गाड़ी में था तो गेट ओपन किया, तो गार्ड ने बिकॉज़ मुझे जानता था स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, तो गार्ड ने रोक के मुझे कहा कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया चाँद पे चला गया, आप लोग क्या कर रहे हैं हमें चाँद पे भेजने के लिए, या हमारी क्या अचीवमेंट है, हम क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो वो क्वेश्चन था दैट स्ट्रक मी रियली बैडली कि मैं हैरान था कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी इस चंद्रयान 3 फिनोमिना का जो वेव चली है उसका शिकार हो गया। वो अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोगों की क्या अचीवमेंट है, आप लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बीइंग स्पेस साइंस, बीइंग पार्ट ऑफ द स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये एक चीज़ है जो स्टिल मेरे माइंड में जो है ना वो इधर सिर्फ उधर आपके घूमती नहीं, रहती हर है, पाकिस्तानी को उसने सोचने पर मजबूर सोचने किया पे मजबूर कि किया इंडिया कहाँ जा रहा है और हम हम कहाँ कहाँ खड़े जा रहे हैं। हैं। भाई ये तो आपने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का जो मिशन है और जो इंडिया ने भेजा था उनका कोई मवाजना नहीं बनता बिल्कुल भी। तो मुझे ये बताएं, क्या जो चाइना ने अपना मिशन भेजा है, चैंगी नाम है आई थिंक इसका, और जो इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 भेजा था, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा जदीद कौन सा था और ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स किससे मिलेंगे? देखिए बेनिफिट्स तो वैसे दोनों से मिलेंगे, लेकिन इंडिया चाइनीज़ मिशन का एक एडवांटेज। एडवांटेज है, वो ये है कि वो सैंपल्स लेकर वापस अर्थ पे आ रहे हैं। और जो इंडियन चंद्रयान 3 मिशन है, वो लैंडर रोवर मिशन, वो वहीं पे ही था, वो लिमिटेड है वहाँ पे। वो वापस आने की उसकी मिशन प्रोफाइल नहीं थी कि वो वापस आए कोई सैंपल लेकर या कोई डेटा लेकर। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट चाइनीज़ मिशन इज़ मे बी मोर competitive देन द इंडियन मिशन, कि वो सैंपल लेकर वापस अर्थ आ रहा है, आएगा।
सर भाई ये बताएं कि 2024 में जो आज हमने अचीव किया है आईक्यू कमर की सूरत में, वो इंडिया हमसे कितने साल पहले अचीव कर चुका है? तो इंडिया तो ये माइलस्टोन्स पहले ही तकरीबन 16 इयर्स पहले ये अचीव कर चुका है, क्योंकि 2008 में इंडिया ने अपना पहला चंद्रयान 1 जो भेजा था, जो मिशन का नाम था वो ऑर्बिटल मिशन था, उसमें उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया ये माइलस्टोन वो ऑर्बिट उन्होंने का। लॉन्च भी खुद किया था? लॉन्च भी उन्होंने किया था जी। और उसके साथ चंद्रयान 2 जो है उन्होंने भेजा, वो लैंडर मिशन नहीं था इनका, वो भी ऑर्बिट पे था। और चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 जो है वो इनका लैंडर था, जिस पे इन्होंने ल्यूनर वाटर और सरफेस कंपोजिशन वगैरह स्टडी करना था। और चंद्रयान 3 जो था वो इनका सबसे डिफ़िकल्ट भी था और सबसे डिफरेंट भी था, क्योंकि साउथ पोल में आज तक किसी ने लैंड नहीं किया था, तो इंडिया ने फिर वहाँ पे लैंड किया, क्योंकि वो बहुत रफ टेरेन है। तो इंडिया के बाद जो है फिर अब रिसेंटली यूएस ने भी वहाँ पे लैंड किया है। सही। अच्छा, आपके पास कुछ नंबर्स हैं कि इंडिया जो है वो अपना कितना बजट स्पेंड करता है एयर स्पेस टेक्नोलॉजी पे, और पाकिस्तान का कितना बजट है? लेटेस्ट जो इंडियन फिगर्स अवेलेबल हैं, वो 2021-2022 के इनके बजट के मुताबिक जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, अराउंड 1.1 बिलियन डॉलर्स का इंडिया का एक्सपेंडिचर है जस्ट स्पेस प्रोग्राम के लिए। ठीक है। 1.1 बिलियन डॉलर्स का। और अगर हम इसको देखें तो 1.1 बिलियन डॉलर्स में यानी 1100 मिलियन डॉलर बन गई है। और 74 मिलियन डॉलर्स में इन्होंने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया था, जो इसकी बजट कॉस्ट थी पूरी चंद्रयान 3 की 74। तो विच मीन्स कि दे स्टिल हैव मोर देन 1 बिलियन डॉलर। और हमारा कितना है? हमारे कोई फिगर्स नहीं है, हमारी कोई स्टैटिस्टिक्स अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है कि हमने स्पेस प्रोग्राम के लिए कितना डेडिकेटेड बजट रखा हुआ है। इसकी कोई फिगर्स हमारे अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्ली हम डिफेंस बजट में से कुछ इसमें से जाता हो, बट ये है कि हमारे कोई ना कोई फिगर होनी चाहिए जो पब्लिक को पता होनी चाहिए। सर भी बड़ी और हैरत की बात बता रहे हैं कि हमारा कोई बजट ही अनाउंस नहीं है। यस, हमारा स्पेस प्रोग्राम के लिए कोई बजट अनाउंस नहीं है, तो दैट इज़ व्हाई आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग कि मे बी हमारे डिफेंस बजट में से कोई चंक स्पेस प्रोग्राम को जाता हो, बट at least I'm not familiar about any of the budget that is being dedicated to space program, Pakistan Strange. space program. मुझे ये बताएं कि इंडिया हमसे क्यों आगे स्पेस टेक्नोलॉजी में, और हम इतना पीछे क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, 1960s में जब हमने लॉन्च किया था रेबर रॉकेट, इंडिया बहुत हैरान था कि पाकिस्तान ने रेबर रॉकेट लॉन्च कर दिए, मतलब वो अपर एटमॉस्फेयर में। अच्छा, ये बात है इंटरेस्टिंगली मून लैंडिंग से पहले की, जो पहली मून लैंडिंग हुई है अपोलो 11 जो 1969 में हुई है, उससे पहले पाकिस्तान ने 1960s में, अर्ली 1960s में 1962 में ये रॉकेट लॉन्च किए थे। और इंडिया के पास कैपेबिलिटी नहीं थी, ऑल्दो यस पाकिस्तान उस वक्त नासा की कोलैबोरेशन में काम कर रहा था। सारा काम हमारा नहीं था, बट स्टिल हमारे पास वो टीम थी, हमारे पास वो इन्वॉल्वमेंट भी था, हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक और रिलेशंस भी थे। तो और यूएस का नासा हमें सपोर्ट भी कर रहा था, और इंडिया हैरान था कि पाकिस्तान ने ये लॉन्च कर दिया। ऐसा नहीं था कि सब कुछ नासा ने करवाया, हमें दे दिया और हमने कुछ खुद से नहीं किया। लेकिन हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, डॉक्टर तारिक मुस्तफ़ा थे, डॉक्टर सलीम थे, तो ये लोग बड़े नाम थे उस ज़माने के जिन्होंने हमारे रॉकेट प्रोग्राम को इनिशिएट किया। इंडिया का नेशनल स्पेस एजेंसी जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की सुपार्को के बाद वजूद में आई। और हमारी सुपार्को पहले इस्टेब्लिश हुई थी और हम अच्छा काम कर रहे थे, बट वो एक स्टीप डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। वो क्यों आया 1960s से अब तक? उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिसमें मैंने अभी बात की थी कि एक यूनिवर्सिटीज़ का, कि हम जस्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डेडिकेटेड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं अंडरग्रेड लेवल पे। इंडिया में बहुत 70+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइवेट एंटिटी इट मीन्स कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। तो आई वुड से कि यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक प्राइवेट जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती हैं किसी भी कंट्री का, यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट कंपनीज़। अगर आप इनको माइनस कर दें तो यूनिवर्सिटीज़ को और प्राइवेट एंटिटीज़ को, तो आपका मुल्क जो है वो नहीं चल सकता, क्योंकि प्राइवेट मॉडल जो है वो हमेशा, प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो इस मॉडल पे काम करती हैं कि उनको कुछ कमाना है,
गवर्नमेंट का मकसद हमारे जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं उनका मकसद कमाना नहीं होता, उनका मकसद पैसे अर्न करना नहीं होता कि हमने जो है ना वो 5,000 की जो है ना वो 15,000 बना लेना है। लेकिन ये मॉडल, ये अप्रोच, फाइनेंशियल अप्रोच, ये प्राइवेट सेटअप्स की होती हैं कि हमने कमाना है, तभी तो हमने ये प्राइवेट एक सेटअप ओपन किया है। तो जब वो इस मकसद से जब आते हैं, उतरते हैं कंपटीशन में, एक ग्लोबल या इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो फिर वो उसके हिसाब से चलते हैं और उसके हिसाब से जो है अपनी टीम बनाते हैं, उसके हिसाब से जो है वो फिर अपना अपना काम सारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्राइवेट मॉडल, प्राइवेट एंटिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज हमारे पास डीप स्पेस प्राइवेट स्टार्टअप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो एग्जिस्ट करना शुरू कर दें तो फिर हम भी इन फ्यू ईयर्स हम भी इंशाल्लाह चांद पे खुद से अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना के खुद से हम लैंड कर सकते हैं। तो प्राइवेट एंटिटीज़ का जो है होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में 250-270 प्राइवेट सेटअप्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, जो एटलीस्ट नन दैट इज़ इन माय नॉलेज। वैसे पाकिस्तान जो है वो सैटेलाइट लॉन्च जो मिशन है, जो उसकी सलाहियत हासिल करने की कोशिशें कर रहा है, काम हो रहा है? हम मेरी नॉलेज में है कि काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट बाय द लुक्स ऑफ इट एक स्नेल स्पेस पे हम चल रहे हैं कि वो जो कछुए की रफ्तार है वो जो है ना एक उसके रफ्तार से हम चल रहे हैं। तो कुछ प्रोग्रेस, कोई ख़ास प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। चलें अल्लाह करे आई एम रॉन्ग, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। चलें अल्लाह करे इसमें सर कुछ बेहतरी और तेज़ी आए, ताकि हम भी जो है वो सर उठाकर कह सकें कि हम भी दुनिया का मुकाबला यस डेफिनेटली। अभी जो सैटेलाइट लॉन्च की हमने, ये एक अचीवमेंट है, बट ऑन अ ग्रैंड स्केल, ऑन अ बिगर स्केल, ऑन इंटरनेशनल लेवल अगर हम देखें, इंटरनेशनल अरीना में अगर हम इसको पुट करके देखें, तो ये अचीवमेंट हमारी आटे में नमक के बराबर है, कुछ भी नहीं है ये अचीवमेंट। असल अचीवमेंट ये होती है कि हम इस्लामाबाद से लॉन्च करते और हम हमारा पीटीवी, हमारे चैनल्स इसको लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे होते, और वो एक बहुत एक प्राउड मोमेंट होता, पूरे पाकिस्तान के लिए होता, मेरे लिए भी होता। फिर उससे पहले नेशनल एंथम चलता। तो अब आई रियली विश कि वो मोमेंट आए और वो लॉन्च से पहले नेशनल एंथम भी चले और फिर हम खड़े हों और फिर वो लॉन्च हमारा हो, और वो चांद से ज़्यादा वो मार्स मिशन को हम प्लान करें। क्योंकि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि यूएई का मिशन जो है, अमल इनका नाम इन्होंने रखा, अमल अरबी में होप को कहते हैं, उम्मीद को। तो यूएई ने जब अपना स्पेस मिशन जब लॉन्च किया तो उनकी ये थिंकिंग थी कि चांद पे हर कोई जाता है, चांद पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो रहा है, तो हमने चांद पे नहीं जाना। जब हम पहला मिशन लॉन्च करेंगे ना, तो हम डायरेक्ट मार्स पे जाएंगे। तो ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इस पर काम कर रहे हैं, वो जा चुके हैं, वो मार्स पे ऑर्बिटल मिशन उनका जा चुका है। वो अमल जो है वो यूएई का, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ऑर्बिटल मिशन मार्स पे जा चुका है उनका, वो ऑर्बिट कर रहा है। और उन्होंने एक विजन रखा अपना, एक ग्रैंड विजन रखा। तो विजन हमेशा एक कंट्री का बहुत ऊपर, इंडिविजुअल विजन भी आपका बहुत ऊपर होना चाहिए और एक स्टेट लेवल का विजन भी आपका बहुत ग्रैंड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चांद पे नहीं जाएंगे, चांद पुराना हो गया है, हमने जाना है अब डायरेक्ट मार्स पे हर कोई नहीं जाता। तो हम भी अब अल्लाह करे इस विजन पे काम करें कि अब हमने मार्स पे नहीं है, हमने डायरेक्ट जुपिटर पे जाना है। ये टाइटन की जो है वो जुपिटर की जो मून है उसकी एक्सप्लोरेशन करनी है। तो चलें अल्लाह करे अफसार साहब ये वक्त भी आए और हम अल्लाह इसी करे, तरह अल्लाह दोबारा करे। बैठे हों और दोबारा सेलिब्रेशन अल्लाह हो रही करे। हो और बातें कर रहे हों। अल्लाह अल्लाह करे। करे कि वो वक्त आए। चलें अल्लाह बहुत करे। शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू। इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात। थैंक यू फैसल भाई।